ये कहानी एक जादूगर लड़के और एक ऐसी लड़की की है जो कि मरे हुए इंसानों को देख सकते थे। तो कहानी के शुरू में हमें एक जादूगर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माजो था। वो अपने एक दोस्त के साथ मैजिक शो कर रहा था। वो ऐसे ही सड़कों पर अपना शो किया करता था, लेकिन उसका जादू बहुत पुराना हो चुका था, इसीलिए वहां पर खड़े लोग उसके जादू में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तभी माजू वहां पर तमाम लोगों में खड़ी एक लड़की को देख लेता है जो कि उसे बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर माजू उस लड़की का पीछा करता है। फिर जैसे ही उस लड़की को ये एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो एक पुरानी सी अलमारी के आगे छुप जाती है। यहाँ पर माजू को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो एक अलमारी से चुड़ैल को निकालेगा और फिर अपने जादू से इन लोगों के सामने उसे भगा देगा, और क्या पता लोग ये जादू पसंद भी करें। ये उस अजीब लड़की के पास जाता है जिसका नाम कैंग था। ये उसको अपने शो में काम करने की ऑफर करता है। कैंग को भी काम की जरूरत थी, वो इसलिए मान जाती है। फिर इसके बाद माजू को दिखाया जाता है जो कि एक हॉल में अपना शो कर रहा था। इस बार उसका शो देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। वो एक अलमारी पर वहां पर एक मंत्र पढ़ता है। फिर वो अलमारी जैसे ही उसके मंत्र से खुलती है तो वो उसके ऊपर काला कपड़ा फेंक देता है। वो काला कपड़ा एक भूत का रूप लेकर हवा में उड़ने लगा था। माजू उस भूत से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए। वो कहता है कि अपनी मौत का बदला, और इन लोगों के दरमियान में मेरा कातिल है। लेकिन वहाँ शो देखने आए हुए सभी लोग डर जाते हैं। अब वो भूत एक लड़की की तरफ इशारा करता है। जैसे ही उसकी तरफ इशारा करता है तो फिर काले कपड़े वाला भूत उसे पकड़ लेता है। अब वो भूत तो गायब हो गया था, लेकिन वो लड़की उस कपड़े में लिपट जाती है। माजो फिर एक कुल्हाड़ी लाकर मंत्र पढ़ता है और फिर उस पर मारता है। वो कपड़े में लिपटी हुई लड़की नीचे गिर जाती है और फिर अलमारी भी बंद हो जाती है। माजो फिर उस कपड़े को हटाता है तो वहां पर कोई लड़की भी नहीं थी। फिर माजू के साथी पीछे से आकर उस अलमारी को कपड़े से ढक देते हैं। जब माजू वो कपड़ा हटाता तो वहां से अलमारी गायब हो जाती है, लेकिन ऑडियंस में बैठी हुई लड़की सही सलामत वापस आ जाती है। लोगों को माजो का ये शो बहुत ही अच्छा लगा था। शो खत्म होने के बाद हम कैंग को देखते हैं जिसने उस घोस्ट का रोल प्ले किया था, यानी कि जो भूत आपने काले कपड़े का देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कैंग ही थी। और ये सब माजू का ही प्लान। और तो और जो लोगों के दरमियान में लड़की बैठी वो भी इन्हीं की टीम की मेंबर थी और माजू की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। अब काम खत्म हो गया था तो कैंग वहां से जाने लगती। माजू उसे रोक कर कहता है, सुनो मेरी बात सुनो, हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। लेकिन कैंग उसे मना कर देती है और वहां से सीधी घर चली जाती है। कैंग जब घर आती है तो अपनी मॉम से बात करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल अकेली रहती थी और आज उसका बर्थडे भी था। वो अकेली बैठकर केक खा रही थी। कैंग ने अपने घर में एक टेंट भी लगाया हुआ था जिसमें वो सोया करती थी, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और क्योंकि उसे अकेले सोने में ऐसे डर लगता था। कैंग जब टेंट में सोने जाने लगती है तो उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके टेंट की कोई जिप को खोल रहा हो। वो अपने सामने दो बच्चों को देखती है जो कि मर चुके थे। उसके बाद हम कैंग को सड़क के किनारे देखते जहाँ पर उन्हीं दो बच्चों की मौत हुई। कैंग पुलिस को फोन करती है, कहती है कि एक आदमी बहुत ही नशे में था और उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए इन बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि ये बात इसे उन्हीं दो बच्चों ने बताई जो कि मर चुके थे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कैंग मरे हुए इंसानों को देख सकती थी। अगले दिन कैंग जब शो के सेट पर थी तो अकेली बैठकर खाना खा रही थी। माजू का दोस्त उसे बड़े ही गौर से देख रहा था, जो बात कैंग को अच्छी नहीं लगी। फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर माजू आकर उसे रोक लेता है, कहता है कि कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। वो कहता है कि नहीं, आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम हर रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती हो, आज तुम्हें हम लोगों के साथ ही रुकना होगा। चलो, हमारी सारी टीम खाना खाने जा रही है। माजू के बहुत ज्यादा मनाने पर कैंग को आखिरकार मानना पड़ता है और वो इनके साथ चली जाती है। अब जब ये सब खाना खा रहे थे यहाँ पर माजू का दोस्त सबको बता रहा था, क्या तुम लोग सब जानते हो कि कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई थी जो कि मुझे बहुत डांट रही थी, और ये भी कहा उन्होंने मुझे कि जब मैं जिंदा थी तो तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए। ये बात जब कैंग सुनती है तो बहुत हंसती उसने, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी और वहां पर वो ऊट पटांग हरकतें भी कर रही होती है। वो माजू के पास बैठकर उसकी बहुत बेइज्जती करती। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। फिर वो माजू की शर्ट पकड़कर उसे फाड़ देती है। फिर वो सबसे माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। उसकी टीम के सभी लोग उसकी ऐसी हरकत पर बहुत हैरान थे। अगले दिन दिखाया जाता है कि माजू की दोस्त कहीं पर जा रही थी। ये उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर जब वापस आ रहा था तो इसको कैंग की कॉल आती है जो कि रात की बदतमीजी पर इससे माफी मांग रही थी। तभी इन्हीं बातों के दरमियान कैंग को अपने घर में लगी हुई पेंटिंग से चीखों की आवाज आती है। फिर जब ये उसकी तरफ देखती है तो उसके अंदर से एक आत्मा निकलकर इसे डरा रही थी। कैंग बेचारी डरी सहमी अपने घर के एक कोने में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद इसके घर का दरवाजा बजता है। फिर ये जब जाकर देखती है तो इसका बॉस माजो था, क्योंकि उसने फोन पर इसकी चीख की आवाज को सुन लिया था और वो इसीलिए इसकी खैरियत मालूम करने के लिए आया था। फिर जब वो घर में आता है तो कैंग के घर में उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर कैंग उसे केक खिलाती है। कैंग का केक खाने के बाद माजो वहां से जाने लगता है
माजो जब यहाँ से जाने लगता है तो सामने एक बच्चे को देखता है जो कि कोने में छुपा हुआ था। वो कैंग से जब उसका पूछता है तो वो बताती है कि ये बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है और शायद छुपन छुपाई खेल रहा है। माजो कहता है कि आओ हम भी इसके साथ खेलते हैं, लेकिन जब ये दोबारा से उसको देखता है तो वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। फिर दोबारा से उसे कोने में वही बच्चा नजर आता है। ये कैंग को लेकर वहां पर छुप जाता है। फिर जब ये बच्चे को डराता है तो वो डरकर वहां से भाग जाता है। माजो भी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैंग अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम जानती हो कि मेरे घर आज मेरे बॉस आए थे। उधर माजो जब रात को अपने घर में सो रहा था तो कोई उसके बेड से गुजरता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जब ये लाइट जलाकर देखता है तो इसके घर में वही बच्चा था जो कि इसने कैंग के घर में देखा था। जब ये खुद को शीशे में देखता है वो बच्चा इसके पीछे खड़ा था। इसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है और गिरता पड़ता घर से बाहर आकर कैंग को कॉल करता है। बताता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर पर है। फिर कैंग शराब लेकर माजो के पास आती, पहले इसे थोड़ा सा पी लो, फिर तुम्हें मेरी बात समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ तुमको। वो उसके कान में कहती है कि सुनो, देखो मुझे मरे हुए इंसान नजर आते हैं और मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और वो बच्चा शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। अब ये दोनों दोबारा से घर के अंदर जाते हैं। वो बच्चा दोबारा से माजो के कंधे पर हाथ रखता है। जब कैंग दोबारा से उस बच्चे के हाथ पर अपना हाथ रखती है तो उसे एक ख्याल नजर आता है। जब ये उसी ख्याल वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, उस औरत का बच्चा तो मर चुका था लेकिन वो औरत अभी भी जिंदा थी। माजो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। सुबह को आकर एम्बुलेंस उस बच्चे और उसकी माँ को ले जाती है। एम्बुलेंस के जाते ही वो बच्चा इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इसकी माँ की जान बचाई और फिर वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद कैंग माजो को नदी के किनारे पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि तुम जानते हो कि कुछ सालों पहले मैं भी मर चुकी थी। मेरा मतलब कि मेरा सांस बंद हो गया था कुछ देर के लिए। जब मैं स्कूल बस में जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ वक्त के लिए मर चुकी थी। मुझे तो किसी तरह बचा लिया लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मर गई थी। उसके बाद मुझे अपनी दोस्त और बाकी मरे हुए लोगों के भूत दिखाई देने लगे, जिसके बाद सब लोग मुझसे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि मेरी मॉम और मेरी बहन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सब बताने के बाद कैंग नदी के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है कि मेरी दोस्त, तुम मुझे कब तक अकेला रख पाओगी? मेरे ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हें कैसे दूर करोगी मुझसे? दरअसल कैंग की दोस्त का भूत उन लोगों को भी नजर आता था जो इसके साथ रहते थे और इसी डर की वजह से कैंग के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता था। यहाँ पर माजू भी कहता है कि सस्ती चुड़ैल मेरे होते हुए तुम कैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कैंग और माजो एक बार में जाते हैं जहाँ पर कैंग फिर से बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। माजो उसे घर छोड़ने का कहता है लेकिन वो अपने घर जाने से मना कर देती है, इसीलिए माजो उसे अपने घर ले जाता है। जब ये रात को सो रहे थे तो माजो के चेहरे पर पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जब ये ऊपर की तरफ देख तो छत से कैंग की दोस्त की आत्मा थी जो कि इसे डरा रही थी। कैंग माजो की आंखों पर हाथ रख लेती है, कहती है इस तरफ ध्यान मत दो, उस तरफ मत देखो, वो खुद ही चली जाएगी। लेकिन माजो को बहुत डर लग रहा था, इसीलिए कैंग उसके लिए एक टेंट बनाती। ये दोनों अब उसी टेंट में सो गए थे। जब सुबह होती है तो यहाँ पर माजो की दोस्त आ जाती है जो कि काम के सिलसिले में कहीं पर गई हुई थी, जिसको माजो एयरपोर्ट छोड़ कर आया था, लेकिन अब वो वापिस आ चुकी थी। उसे ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैंग को बहुत बुरा भला कहती है, उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी नहीं है, तुम्हें सब छोड़कर चले गए हैं, और अगर मैं तुम्हारी जगह हो तो कब की मर जाती। माजो उसकी बातें सुनकर उसे चुप होने का कहता है। कैंग को माजो की दोस्त की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले सुबह जब माजो की टीम अपने अगले शो की तैयारी कर रही थी तो वहां पर कैंग नहीं आती। माजो बहुत उदास हो जाता है। फिर कैंग जब अपने घर की सफाई कर रही थी तो उससे मिलने उसकी फ्रेंड्स आती हैं जो कि ऑनलाइन बनी थी। ये उसके लिए खाना भी लेकर आई थी। कैंग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ये खाना खाती हैं और बहुत सी बातें करती हैं। तभी वहां पर माजो की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और वो उससे मिलना चाहता है। अब रात को तैयार होकर कैंग माजो से मिलने जाती है। रास्ते में मैजिक शो लगा होता है जिसे वो देखने के लिए रुक जाती है। तभी वहां पर इन लोगों की भीड़ में उसे अपनी दोस्त की आत्मा दिखाई देती है। ये उससे बचने के लिए जब भागने की कोशिश कर रही थी तो ये स्टेज पर गिर जाती है जहां पर उसके पीछे बहुत सारे हाथ और उसे पकड़ रहे थे। तभी वहां पर माजो आ जाता है। वो उस डरावने लम्हे को शो का हिस्सा बना देता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जब ये दोनों जा रहे थे तो कैंग इसको कहती है, मुझे सच सच बताना, क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? क्या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है? माजो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जिसके बाद कैंग उसको अपने घर में ले जाती है। सुबह को माजो जब उसके घर से जा रहा होता है तो जाते हुए कैंग की दोस्त की आत्मा उसे देख लेती है। रास्ते में माजो की गाड़ी का क्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच गया था। हैरानी वाली बात यह थी कि क्रेन के अंदर कोई ड्राइवर भी नहीं था। जब माजो बचकर बाहर आता है एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड आकर उसके ऊपर गिर जाता है। उधर कैंग जब अपने घर की सफाई कर रही तो उसे एक लॉकेट मिलता है
ये उस लॉकेट को लेकर हॉल में जाती जहाँ पर माजो परफॉर्म कर रहा था, अपना जादू दिखा रहा था। इसीलिए वो जादू देखने वाले लोगों के दरमियान में ही बैठ जाती है। जब अलमारी खुलती है तो उसमें से काले कपड़े वाला भूत निकलता है। जब माजो उससे उसके कातिल का पूछता है तो पहले तो वो कहीं और इशारा करती है, लेकिन बाद में वो कैंग की तरफ इशारा करके उसको अपने साथ अलमारी में ले जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये जादू उनके शो का हिस्सा नहीं था। सब लोग हैरान थे। माजो जब अलमारी को खोलता है तो कैंग पानी के एक टब के अंदर बंद थी। ये उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर वो एक कुल्हाड़ी लेकर उस टब को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब कैंग उस टब के अंदर थी तो वो लॉकेट निकालकर अपने दोस्त को देने लगती है। यहाँ से कहानी चली जाती है उस दिन पर जब कैंग की स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल कैंग और उसकी दोस्त बहुत अच्छी फ्रेंड थी। कैंग की फ्रेंड के पास ये लॉकेट जो कीमती होने के साथ साथ उसकी दादी की निशानी भी थी, लेकिन कैंग भी इस लॉकेट को बहुत पसंद करती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड से उसे पहनने के लिए कहती है। जैसे ही ये उस लॉकेट को पहनती है तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी बच्चे नदी में गिर जाते हैं। रेस्क्यू टीम जब इन्हें बाहर निकालती है तो परेशान थे कि किसका इलाज पहले किया जाए, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ एक ही इंसान की जान बचा सकते थे। जब वो कैंग के गले में ये हार देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये किसी अमीर घर की है, इसीलिए वो पहले उसकी जान बचाते हैं। लेकिन कैंग की दोस्त मर चुकी थी। फिर जब कैंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने वो लॉकेट उतार कर कैंग की मॉम को दे दिया था। वो उसे रखकर भूल गई और अब इस लॉकेट की वजह से कैंग की दोस्त इसके पीछे थी और उसकी आत्मा भटक रही थी। फिर उसके बाद हम दोबारा से मौजूदा सीन देखते हैं जहाँ पर कैंग अपनी दोस्त को लॉकेट पहना देती है। जैसे ही वो लॉकेट पहना देती है वो उस टब से बाहर आ जाती है, लेकिन माजो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। फिर इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो जब होश में आकर माजू की ऐसी हालत देखती तो उससे दूर जाने का फैसला करती है, लेकिन होश में आने के बाद जब ये बात माजू को पता चलती है तो वो उसे फोन करके बहुत रोकता है। वो उसके सामने रोने लगता है, लेकिन कैंग नहीं रुकती। फिर कैंग जब शहर छोड़कर जा रही थी, वो प्लेन में बैठी हुई थी तो तभी उसके पास एक एयर होस्टेस आती है। एयर होस्टेस जब उससे बात करती है तो वहां पर उसकी दोस्त की आत्मा थी। तभी ये प्लेन हिलने लगता है। उधर माजो जो एयरपोर्ट पर बैठा कैंग का इंतजार कर रहा था, वो ये ऐलान सुनता कि हमारा प्लेन वापस आ रहा है और उसमें कोई खराबी हो गई है, और ये उसी प्लेन की बात कर रहे थे जिसमें कैंग बैठी हुई थी। ये सुनकर माजो बहुत खुश होता है। फिर जैसे ही ये कैंग को देखता है तो उससे बातें करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर कैंग उसे ऊपर देखने का कहती है जहाँ पर उसकी दोस्त की आत्मा खड़ी हुई थी और पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि सोच लो सारी जिंदगी ये मेरे साथ रहने वाली है। फिर माजो कहता है कि हाँ मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।